दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं मुनाफिकत की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तुम लोग क्यों मुझ पर जुल्म कर? मैं बस तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आया था कि ये सब जो हरकतें तुम कर रही हो, ये भूख हड़ताल, सड़कों पे निकलना, इससे सिवाय तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली को ना किसी को नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। और बताइए, जो हरकत उसने की है उसके बाद माफ़ी की कोई गुंजाइश बचती है क्या? पता नहीं अब क्या होगा। अम्मी भी मामू और मुमानी पर इतना गुस्सा हो रही थी ना। सबको लगता है कि तुम ये सब कुछ अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रही हो और इसलिए उस ख़ानदान को भी बदनाम किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही कुछ किया होगा? नहीं था किस्मत में तो नहीं हुआ। बस आप एक मेहरबानी कीजिए मुझ पे, कम से कम आप तो मेरे सामने खुद को कसूरवार मत ठहराया करें। और वैसे भी अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चुनने का हक मुझे अल्लाह ने दिया है। हंगर स्ट्राइक। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? करने दो उसको हंगर स्ट्राइक। 2 दिन के अंदर वो यहीं इस घर में आपकी आंखों के सामने खड़ी मिलेगी। आपको वादा है वली काब से। 2 दिन का वक्त दे रही हो मुझे। जाओ, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। 2 दिन तुम्हारे पास है नहीं। जी भी हो, वहाँ अंकल अपसेट हैं। क्या मुझे परवाह नहीं हो सकती तुम्हारी? चाहता तो आज उसे उठा के ले आता मैं माँ, लेकिन मुझे अपने खानदान की इज्जत का तमाशा बनते हुए देखना पसंद नहीं है। वो आरिफ भाई ने निकाह से इनकार किया था तो जासिम बस वही पूछ रहा था। अच्छा, नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई, लेकिन तुम्हारी नजर में। लेकिन मेरा क्या? अब आगे तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम था तुम्हें बताना और समझाना। की रहती थी जिसका नाम था नक्श फातिमा। इसके नाम की तरह वो खुद भी एक नक्श थी, खूबसूरत मगर उदास। इसकी आंखों में वो कैफियत थी जो सदियों पुरानी लगती थी। नक्श फातिमा के वालिद का नाम था जहांगीर। वो एक कारीगर था जो नक्श बनाता था, मगर उसके अपने चेहरे पर कोई नक्श नहीं था। वो खाली था जैसे कागज का एक सफेद सफ़ा। इसकी बीवी मर चुकी थी और उसके बाद से वो बोलना भूल गया था। वो सिर्फ नक्श बनाता था और नक्श उसकी जुबानें थे। शहर के दूसरे सिरे पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था हर्फ। हर्फ एक मुसव्विर था, मगर वो कभी नक्श नहीं बनाता था। वो सिर्फ हर्फ बनाता था, अलिफ बे पे। इसके वालिद कहते थे, तुम हर्फ क्यों बनाते हो? लोग तो नक्श देखते हैं। हर्फ कहता था, नक्श मिट जाते हैं, हर्फ रह जाते हैं। हर्फ की माँ बीमार थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी आंखों में सिर्फ हर्फ थे। वो अपने बेटे से कहती, बेटा मेरे लिए एक गीत लिख। हर्फ कहता, माँ मैं गीत नहीं लिख सकता। माँ कहती, तो फिर नक्श बना जो गीत बन जाए। हर्फ को समझ नहीं आता था। वो हर्फों के दरमियान खोया हुआ था। एक दिन नक्श फातिमा अपने वालिद के साथ शहर गई। इसने बाजार में हर्फ को बैठे हर्फ बनाते देखा। वो करीब गई और बोली, तुम क्या बना रहे हो? हर्फ ने कहा, हर्फ। नक्श फातिमा ने कहा, ये तो नक्श भी नहीं है। हर्फ ने कहा, नक्श नहीं ये बातें हैं। नक्श फातिमा ने कहा, बातें? हर्फ ने कहा, हाँ हर हर्फ एक बात है। अलिफ ऊंचाई है, बे बेबसी है, पे पहचान है। नक्श फातिमा हैरान हुई। इसने पहली बार किसी को हर्फों की जुबान समझते देखा था। वो वहां बैठ गई और हर्फ से बातें करने लगी। हर्फ ने अपनी माँ के बारे में बताया और नक्श फातिमा ने अपने वालिद के बारे में। दोनों को एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। नक्श फातिमा ने कहा, तुम मेरे वालिद से मिलोगे। वो नक्श बनाते हैं, शायद तुम्हें कुछ सिखा सके। हर्फ ने कहा, मैं नक्श बनाना नहीं चाहता, मैं हर्फ बनाना चाहता हूँ। नक्श फातिमा ने कहा, तुम हर्फ को नक्श बना सकते हो। हर्फ ने कहा, कैसे? नक्श फातिमा ने कहा, आओ तुम्हें बताऊंगी। वो हर्फ को अपनी हवेली ले गई। वहां दीवारों पर बने नक्शों के दरमियान खड़े होकर उसने कहा, देखो ये नक्श हर्फों से बने हैं। तुमने कभी गौर किया?
हर्फ ने देखा तो इसे वो नक्श हर्फ लगे। इसने कहा, तुम ठीक कहती हो। नक्श फातिमा ने कहा, और तुम्हारे हर्फ नक्श बन सकते हैं। हर्फ ने वहीं बैठकर लिखना शुरू किया। इसने अपनी माँ के लिए एक गीत लिखा हर्फों में, मगर वो हर्फ नक्श बन गए। इसने गीत पढ़कर सुनाया। अलिफ से सीखा ऊंचा उड़ना, बे से सीखा जलना बिखरना, पे से सीखा पहचान अपनी, माँ मैं तेरा गीत हूं। नक्श फातिमा ने कहा, ये गीत नहीं, ये नक्श है। हर्फ ने कहा, ये मेरी माँ का नक्श है। वो अपनी माँ के पास गया और इसे गीत सुनाया। माँ ने सुनकर आंखें बंद कर ले और फिर कभी नहीं खोली। वो मर गई थी, मगर उसके चेहरे पर नक्श था, हर्फों का नक्श। हर्फ टूट गया। वो कुछ दिनों तक कमरे में बंद रहा। नक्श फातिमा इसे ढूंढती रही, मगर वो नहीं मिला। आखिरकार उसने हर्फ की तलाश शुरू की। वो हर गली में गई, हर बाजार में गई, हर दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने नहीं देखा था। एक दिन इसे पता चला कि हर्फ दरिया के किनारे बैठा है। वो वहां गई। हर्फ पत्थरों पर हर्फ लिख रहा था और पानी उन्हें बहा ले जा रहा था। नक्श फातिमा ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? हर्फ ने कहा, मैं अपनी माँ को भेज रहा हूं। नक्श फातिमा ने कहा, वो कहाँ जा रही है? हर्फ ने कहा, समंदर में, जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी है धूप की जो जलती है मगर साथ साया भी देती है। इस कहानी का शहर था बहावलपुर, और इस शहर के सहरा में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था धूप। इसकी माँ ने ये नाम इसलिए रखा था कि वो धूप की तरह चमकती थी मगर जलती थी। धूप के वालिद का नाम था सहरा। वो एक सिपाही था मगर अब रिटायर्ड था। इसने पूरी जिंदगी सरहदों पर गुजारी थी मगर अपने गांव की रेत को कभी नहीं छुआ था। इसकी बीवी मर चुकी थी और उसके बाद से वो सहरा में जाकर रेत से बातें करता था। धूप के 2 भाई थे। बड़ा भाई उरेग ऊ था जो ऊंट पालता था। वो दिन भर सहरा में घूमता, रात को वापस आता और कभी किसी से बात नहीं करता था। छोटा भाई उबादिया ऊ था जो अभी छोटा सा था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। धूप ने कभी स्कूल नहीं देखा था। वो घर पर ही पड़ी थी। इसे सहरा से प्यार था, रेत से प्यार था और ऊंटों से भी प्यार था। एक दिन धूप ने अपने वालिद से पूछा, अबू धूप क्यों जलती है? सहरा ने कहा, क्योंकि साया ढूंढती है। धूप ने कहा, साया कहाँ है? सहरा ने कहा, तुम्हारे अंदर। ये सुनकर धूप खामोश हो गई। गांव के दूसरे किनारे पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था साया। इसके वालिद का नाम था सेम। वो एक ताजिर था मगर उसका सामान कभी बकता नहीं था। साया अपने वालिद की दुकान पर बैठता, लोगों को आते देखता और उन्हें जाते देखता। वो कभी किसी से बात नहीं करता था। साया की मां मर चुकी थी। इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि साया शायर बने, मगर साया शायरी नहीं जानता था। वो सिर्फ दूसरों की नज़में पढ़ता था और अपने आप को उनमें ढूंढता था। एक दिन धूप गांव के बाजार में आई। इसने साया को दुकान पर बैठे किताब पढ़ते देखा। वो करीब गई और बोली, तुम क्या पढ़ रहे हो? साया ने कहा, शायरी। धूप ने कहा, तुम्हारी अपनी कोई शायरी नहीं है? साया ने कहा, नहीं। धूप ने कहा, क्यों? साया ने कहा, क्योंकि मैंने कभी धूप नहीं देखी। धूप हंसी। इसने कहा, मैं धूप हूं, देख लो। साया ने इसे देखा। धूप की आंखों में चमक थी, इसके बालों में रोशनी थी, इसके चेहरे पर धूप थी। इसने कहा, तुम वाकई धूप हो। धूप ने कहा, और तुम साया हो क्योंकि तुम मेरे पीछे हो। साया ने कहा, साया धूप के बगैर नहीं होता। धूप ने कहा, और धूप साया के बगैर अधूरी है। वो दोनों एक हो गए। ये कहानी है एक आंख की जो देखना चाहती थी मगर दुखाना नहीं जानती थी। फैसलाबाद के एक पुराने मोहल्ले में एक तंग सी गिल्ली थी। इस गिल्ली के आखिरी घर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था शकील। शक्ल ने कभी अपनी आंखें नहीं खोली थीं। वो पैदा ही अंधा हुआ था मगर उसकी आंखों में एक नूर था जो देखने वालों को अंधा कर देता था। शकील के वालिद का नाम था मुनीर। वो एक मोची था। वो दिन रात जूते बनाता मगर अपने बेटे के लिए कभी कोई जूता ना बना सका। इसकी माँ का नाम था इस्मत। वो दूसरों के घरों में काम करती और रात को अपने बेटे को कहानियां सुनाती। शकील ने कभी सूरज नहीं देखा था मगर उसने सूरज को महसूस किया था।
इसने कभी फूल नहीं देखे थे मगर उनकी खुशबू सूंघी थी। इसने कभी लोगों के चेहरे नहीं देखे थे मगर उनकी आवाजें पहचानता था। एक दिन शक्ल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा आंखें कैसी होती हैं? इस्मत ने कहा, बेटा आंखें वो दरिया हैं जिनमें इंसान डूबता है। शकील ने कहा, मैं डूबना चाहता हूँ। इस्मत ने कहा, तुम अलिफ, अब तुम समझ गए कि पत्थर तोड़ने के लिए नहीं होते। संग ने कहा, नहीं मैंने अभी कुछ नहीं समझा। बूंद ने कहा, तो बैठो मैं तुम्हें समझाती हूं। वो वहां बैठ गए। बूंद ने संग को पत्थरों के बारे में बताया, पहाड़ों के बारे में बताया और बारिश के बारे में बताया। संग ने सुना और इसे सब समझ आ गया। इसने कहा, मैं सारी उम्र पत्थर तोड़ता रहा मगर कभी उन्हें छुआ नहीं। बूंद ने कहा, छूना इल्म है, तोड़ना जहालत। संग बूंद से रोज मिलने लगा। वो पहाड़ पर चढ़ता, बूंद से बातें करता और फिर नीचे आकर पत्थर तोड़ता, मगर अब वो पत्थरों को छूता भी था। एक दिन बूंद ने कहा, मैं एक ड्रामा लिखना चाहती हूं। संग ने कहा, ड्रामा? बूंद ने कहा, हां, पत्थरों और बारिश के बारे में। संग ने कहा, लिखो। बूंद ने लिखना शुरू किया। वो रात भर जागती, अपने एहसासात को पत्थरों पर लिखती और सुबह को संग को सुनाती। संग सुनता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। 2 महीने बाद बूंद का ड्रामा मुकम्मल हुआ। इसका नाम था बूंद। बूंद ने संग से कहा, ये ड्रामा किसे दूं? संग ने कहा, मुझे दे, मैं शहर ले जाऊंगा। संग ड्रामा लेकर शहर गया। इसने एक छोटे से चैनल के प्रोड्यूसर से मुलाकात की। प्रोड्यूसर ने ड्रामा पढ़ा और कहा, ये किसने लिखा है? संग ने कहा, एक लड़की ने जो बारिश से बातें करती है। प्रोड्यूसर हंसा। इसने कहा, पागल लड़की है। संग ने कहा, पागल ही पहाड़ों को समझते हैं। प्रोड्यूसर ने ड्रामा ले लिया। ड्रामे की हिदायतकारी संग ने की। इसने कभी ड्रामा नहीं बनाया था मगर इसने ठान लिया था। इसने बूंद को मशवरा दिया और बूंद ने इसकी मदद की। ड्रामे का मरकजी किरदार था पहाड़। ये किरदार अदा कर रहे थे ज़रीफ, जो खुद एक पहाड़ी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों पर गुजारी थी। दूसरा किरदार था बारिश का। ये किरदार बूंद ने खुद अदा किया। तीसरा किरदार था पत्थर का। ये किरदार संग ने खुद अदा किया। चौथा किरदार था हुआई का। इसे आवाज दी थी साइमाऊ ने, जो एक गुलकारा थी। इसकी आवाज में वो ठंडक थी जो सहराओं को तर कर देती है। ड्रामे की पहली किस्त में पहाड़ बोलता है, मैं उठा तो तुम उठे, मैं गिरा तो तुम गिरे, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं। ये सुनकर लोग खामोश हो गए। दूसरी किस्त में बारिश आती है। वो पहाड़ों को तर करती है, पत्थरों को धोती है और पानी बनाकर बह जाती है। तीसरी किस्त में पत्थर बोलता है, मैंने सारी उम्र तोड़ा मगर कभी नहीं टूटा। आज मैं टूट रहा हूं क्योंकि बारिश ने मुझे छुआ। चौथी किस्त में हुआ आती है। वो बारिश को उठाती है, पहाड़ों पर ले जाती है और फिर छोड़ देती है। बारिश गिरती है और पत्थर तर हो जाते हैं। पांचवीं किस्त में पहाड़ पिघलता है। वो दरिया बन जाता है। वो बहता है, शहर में आता है और लोगों को पिलाता है। छठी किस्त में बारिश खत्म हो जाती है। पत्थर सूख जाते हैं। पहाड़ जिम जाता है। हुआ खामोश हो जाती है, मगर एक बूंद रह जाती है। वो पत्थर पर ठहरी है। सातवें किस्त में बूंद बोलती है, मैं समंदर बनना चाहती हूं मगर समंदर ने मुझे पहचाना नहीं। अब मैं बूंद ही रहूंगी, अपने पत्थर पर, अपने पहाड़ पर, अपनी हुआ के साथ। आठवीं किस्त में पत्थर टूट जाता है। पहाड़ ढल जाता है। हुआ चली जाती है। सिर्फ बूंद रहती है। वो पत्थर के टुकड़े पर ठहरी रहती है और धूप में चमकती है। नवीं किस्त में एक बच्चा आता है। वो बूंद को देखता है। वो इसे अपनी उंगली पर उठाता है। बूंद कहती है, तुमने मुझे पहचान लिया। बच्चा कहता है, तुम वो बूंद हो जो पत्थरों को तर करती है। बूंद कहती है, हां, और अब मैं तुम्हारी आंखों में हूं। 10वीं किस्त ड्रामे की आखिरी किस्त है। बूंद बच्चे की आंखों से समंदर देखती है। वो कहती है, मैंने समंदर देख लिया और वो मेरे अंदर है। बूंदों ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी। लोगों ने इसे देखा, इसे सराहा, इसे याद रखा।
बूंद को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। संग को बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड मिला। ज़रीफ को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला। साइमा को बेहतरीन आवाज का अवार्ड मिला। बूंद ने इनाम लेते हुए कहा, ये ड्रामा उन पत्थरों का है जो टूट गए, इस पहाड़ का है जो पिघल गया, इस वा का है जो चली गई, और इस बूंद की है जो रह गई। ये सुनकर पूरे हाल में तालियां बजीं। संग ने कहा, तुमने मुझे पत्थर तोड़ना सिखाया, मगर तुमने मुझे पत्थर छूना भी सिखाया। आज मैं पत्थर हूं मगर मैं बूंद हूं। पाकिस्तानी ड्रामों की यही खूबी है। वो बूंद होते हैं जो पत्थरों को तर करते हैं, पहाड़ों को पगैलाती हैं और सहराओं को हरा कर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम चाहे जितने भी सख्त हों, एक बूंद हमें पिघला सकती है। हम चाहे जितने भी बुलंद हों, एक बूंद हमें नीचे ला सकती है। यही है पाकिस्तानी ड्रामों की खूबसूरती, यही है उनकी ताकत, और यही है वो जादू जो हमें बार बार उनकी तरफ खींच लाता है। चाहे वो बूंद हो या आंख आओ नक्श, हर ड्रामा एक नया पत्थर है, एक नया पहाड़ है, एक नई बारिश है। और जब तक ये ड्रामे बनते रहेंगे, ये बूंदें गिरती रहेंगी, ये पत्थर तर होते रहेंगे, ये पहाड़ पिघलते रहेंगे। क्योंकि ये ड्रामे हमारी पहचान है, हमारी सकाफत है, हमारा असासा है, और हम उन पर फख्र करते हैं। ये कहानी खत्म हुई मगर बूंद नहीं गिरी। वो पत्थर पर ठहरी रहेगी, चमकती रहेगी, और हमें याद दिलाती रहेगी कि हम भी बूंद हैं। एक बूंद जो समंदर बन सकती है मगर पत्थर पर रहना चाहती है, क्योंकि पत्थर बूंद को पहचानता है और बूंद पत्थर को। यही है पाकिस्तानी ड्रामों की पहचान, यही है उनकी बूंद, और ये बूंद कभी सूखेगी नहीं। ये कहानी है एक नक्श की जो दीवार पर बनता है मगर कभी मिटता नहीं। इस शहर का नाम था मुल्तान, और इस शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसकी दीवारों पर नक्श बने थे। कुछ नक्श फूलों के थे, कुछ परिंदों के, कुछ इंसानों के। लोग कहते थे कि ये नक्श रात को जिंदा हो जाते हैं और अपनी कहानियां सुनाते हैं। इस हवेली में एक आंखें हैं अंधी मगर दिल है बीना। मैंने देखा है वो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। तुमने रोशनी को पूजा, मैंने अंधेरे में खुदा को पाया है। ये गाना सुनकर पूरा हाल खामोश हो जाता है। फिर तालियां बजती हैं इतनी जोर के दीवारें कांप जाती हैं। 12वें किस्त ड्रामे की आखिरी किस्त है। साजिद अपने वालिद को गिले लगाता है। अनाया इसके पास खड़ी है। वो कहती है, तुमने साबित कर दिया कि अंधा वो नहीं जो देख नहीं सकता, अंधा वो है जो देखना नहीं चाहता। आंख उन्हें पाकिस्तान में नई तारीख रकम की। ये पहला ड्रामा था जो एक अंधे लड़के ने लिखा, एक बेबाक लड़की ने हिदायत किया और एक अंधे अदाकार ने खेला। सानी को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला। निजाल को बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड मिला। शक्ल को बेहतरीन तहरीर का अवार्ड मिला। ताहिर को बेहतरीन मुआविन अदाकार का अवार्ड मिला। इम्तियाज को खुसूसी अवार्ड दिया गया। शकील ने इनाम लेते हुए कहा, मैंने कभी अपनी आंखें नहीं खोली मगर आज मैं सबको देख रहा हूं। तुम मेरी रोशनी हो। ये सुनकर निजाल की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, तुमने मुझे देखा? शकील ने कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन से देखा था। तुम वो रोशनी थी जो मेरी आंखों में उतरी। पाकिस्तानी ड्रामों की यही खूबी है। वो आंखें होते हैं जो देखती हैं मगर दिखाती नहीं। वो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं, रोशनी में साया बन जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि देखने के लिए आंखें नहीं दिल चाहिए, सुनने के लिए कान नहीं रूह चाहिए, और समझने के लिए अक्ल नहीं तजर्बा चाहिए। यही है पाकिस्तानी ड्रामों की खूबसूरती, यही है उनकी ताकत, और यही है वो जादू जो हमें बार बार उनकी तरफ खींच लाता है। चाहे वो आंख हो या ओ नक्श आ रेत, हर ड्रामा एक नया अंधेरा है, एक नई रोशनी है, एक नया सफर है। और जब तक ये ड्रामे बनते रहेंगे, ये आंखें खिली रहेंगी, ये दिल धड़कते रहेंगे, ये कहानियां सुनाई जाती रहेंगी। क्योंकि ये ड्रामे हमारी पहचान है, हमारी सकाफत है, हमारा असासा है, और हम उन पर फख्र करते हैं। ये कहानी खत्म हुई मगर आंखें बंद नहीं हुईं। वो देखती रहेंगी इस शहर को, इस घर को, इस कमरे को, और उन लोगों को जो कभी देखे नहीं गए, और हम उनके साथ देखते रहेंगे। क्योंकि हम भी तो आंखें हैं। इस शहर की आंखें, इस कहानी की आंखें, इस ड्रामे की आंखें, और हम कभी बंद नहीं होंगे। यही है पाकिस्तानी ड्रामों का वदा।
यही है उनकी नख। कल के पास आने लगी। वो इसे शहर के बारे में बताती और वो इसे गाने सिखाता। निजाल ने कहा, तुमने कभी रंग नहीं देखे? शकील ने कहा, नहीं। निजाल ने कहा, रंग कैसे होते हैं? शकील ने कहा, लाल वो है जो जले, पीला वो है जो पक्के, नीला वो है जो बहे, और काला वो है जो छुपे। निजाल हैरान हुई। इसने कहा, तुमने ये कैसे जाना? शकील ने कहा, महसूस किया। निजाल ने इसे रंगों की तस्वीरें बनाना सिखाएं। शक्ल ने अपनी उंगलियों से रंगों को छुआ और फिर कागज पर उतार दिया। इसकी तस्वीरें हैरत अंगेज थीं। लोगों ने कहा, यह तो बिना लोगों से भी बेहतर है। एक दिन निजाल ने कहा, तुम एक ड्रामा क्यों नहीं लिखते? शकील ने कहा, मैं कैसे लिखूंगा? मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं। निजाल ने कहा, देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। शकील ने लिखना शुरू किया। इसने अपनी मां से सुनी कहानियों को लिखा, अपने वालिद के दर्द को लिखा और निजाल की बेबाकी को लिखा। 2 महीने बाद इसका ड्रामा मुकम्मल हुआ। इसका नाम था वो आंख। शकील ने निजाल से कहा, यह ड्रामा किसे दूं? निजाल ने कहा, मुझे दे, मैं पहुंचा दूंगी। निजाल ने वो ड्रामा एक नक्श फातिमा वहां बैठ गई। इसने हर्फ की मदद की। उन्होंने सारे पत्थरों पर हर्फ लिख दिए और पानी सबको बहा ले गया। हर्फ ने कहा, अब मैं खाली हूं। नक्श फातिमा ने कहा, खाली कागज पर सबसे खूबसूरत नक्श बनता है। हर्फ ने इसे देखा। इसने कहा, तुम एक नक्श हो। नक्श फातिमा ने कहा, हाँ, और तुम एक हर्फ हो। हर्फ ने कहा, हर्फ और नक्श एक है। नक्श फातिमा मुस्कुराई। वो शहर वापस आए। हर्फ ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। इसने नक्श बनाने शुरू किए, मगर उसके नक्शों में हर्फ छुपे होते थे। लोग उन्हें देखते और कहते, ये क्या है? हर्फ कहता, ये कहानी है। नक्श फातिमा ने अपने वालिद को हर्फ के बारे में बताया। जहांगीर ने हर्फ को अपना शागिर्द बना लिया। इसने इसे नक्श बनाने के गार सिखाए। हर्फ ने जहांगीर को हर्फ बनाने सिखाए। एक दिन जहांगीर ने कहा, मैं एक ड्रामा लिखना चाहता हूं। हर्फ ने कहा, अब नक्श बनाते हैं, ड्रामा नहीं। जहांगीर ने कहा, नक्श भी ड्रामा होता है, बस इसे पढ़ना आना चाहिए। इसने नक्श फातिमा और हर्फ के बारे में एक ड्रामा लिखा। इसका नाम था ओ नक्श। ड्रामे की हिदायतकारी हर्फ ने की। नक्श फातिमा ने अपना किरदार खुद अदा किया। जहांगीर ने भी अदाकारी की। यह पहला मौका था जब एक खामोश कारीगर ने बात की थी। ड्रामे का पहला किरदार था नक्श फातिमा का। वो एक लड़की थी जो हर्फों और नक्शों के दरमियान खोई हुई थी। दूसरा किरदार था हर्फ ओ का। वो एक मुसव्विर था जो हर्फ बनाता था मगर नक्श को समझने में नाकाम था। तीसरा किरदार था जहांगीर का। वो एक कारीगर था जिसने बोलना छोड़ दिया था मगर उसके नक्श बोलते थे। चौथा कर अलिफ, अब तुम समझ गए कि पत्थर तोड़ने के लिए नहीं होते। संग ने कहा, नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं समझा। बूंद ने कहा, तो बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूं। वो वहां बैठ गए। बूंद ने संग को पत्थरों के बारे में बताया, पहाड़ों के बारे में बताया और बारिश के बारे में बताया। संग ने सुना और इसे सब समझ आ गया। इसने कहा, मैं सारी उम्र पत्थर तोड़ता रहा मगर कभी उन्हें छुआ नहीं। बूंद ने कहा, छूना इल्म है, तोड़ना जहालत। संग बूंद से रोज मिलने लगा। वो पहाड़ पर चढ़ता, बूंद से बातें करता और फिर नीचे आकर पत्थर तोड़ता, मगर अब वो पत्थरों को छूता भी था। एक दिन बूंद ने कहा, मैं एक ड्रामा लिखना चाहती हूं। संग ने कहा, ड्रामा? बूंद ने कहा, हाँ, पत्थरों और बारिश के बारे में। संग ने कहा, लिखो। बूंद ने लिखना शुरू किया। वो रात भर जागती, अपने एहसासात को पत्थरों पर लिखती और सुबह को संग को सुनाती। संग सुनता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। 2 महीने बाद बूंद का ड्रामा मुकम्मल हुआ। इसका नाम था बूंद। बूंद ने संग से कहा, ये ड्रामा किसे दूं? संग ने कहा, मुझे दे, मैं शहर ले जाऊंगा। संग ड्रामा लेकर शहर गया। इसने एक छोटे से चैनल के प्रोड्यूसर से मुलाकात की। प्रोड्यूसर ने ड्रामा पढ़ा और कहा, ये किसने लिखा है? संग ने कहा, एक लड़की ने जो बारिश से बातें करती है। प्रोड्यूसर हंसा। इसने कहा, पागल लड़की है। संग ने कहा,
पागल ही पहाड़ों को समझते हैं। प्रोड्यूसर ने ड्रामा ले लिया। ड्रामे की हिदायतकारी संग ने की। इसने कभी ड्रामा नहीं बनाया था, मगर इसने ठान लिया था। इसने बूंद को मशवरा दिया और बूंद ने इसकी मदद की। ड्रामे का मरकजी किरदार था पहाड़। ये किरदार अदा कर रहे थे ज़रीफ, जो खुद एक पहाड़ी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों पर गुजारी थी। दूसरा किरदार था बारिश का। ये किरदार बूंद ने खुद अदा किया। तीसरा किरदार था पत्थर का। ये किरदार संग ने खुद अदा किया। चौथा किरदार था हुआ का। इसे आवाज दी थी साइमा ने, जो एक गुलकारा थी। इसकी आवाज में वो ठंडक थी जो सहराओं को तर कर देती है। ड्रामे की पहली किस्त में पहाड़ बोलता है, मैं उठा तो तुम उठे, मैं गिरा तो तुम गिरे, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं। ये सुनकर लोग खामोश हो गए। दूसरी किस्त में बारिश आती है। वो पहाड़ों को तर करती है, पत्थरों को धोती है और पानी बनाकर बह जाती है। तीसरी किस्त में पत्थर बोलता है, मैंने सारी उम्र तोड़ा मगर कभी नहीं टूटा। आज मैं टूट रहा हूं क्योंकि बारिश ने मुझे छुआ। चौथी किस्त में हुआ आती है। वो बारिश को उठाती है, पहाड़ों पर ले जाती है और फिर छोड़ देती है। बारिश गिरती है और पत्थर तर हो जाते हैं। पांचवीं किस्त में पहाड़ पिघलता है। वो दरिया बन जाता है। वो बहता है, शहर में आता है और लोगों को पिलाता है। छठी किस्त में बारिश खत्म हो जाती है। पत्थर सूख जाते हैं। पहाड़ जिम जाता है। हुआ खामोश हो जाती है, मगर एक बूंद रह जाती है। वो पत्थर पर ठहरी है। सातवीं किस्त में बूंद बोलती है, मैं समंदर बनना चाहती हूं मगर समंदर ने मुझे पहचाना नहीं। अब मैं बूंद ही रहूंगी, अपने पत्थर पर, अपने पहाड़ पर, अपनी हुआ के साथ। आठवीं किस्त में पत्थर टूट जाता है। पहाड़ ढल जाता है। हुआ चली जाती है। सिर्फ बूंद रहती है। वो पत्थर के टुकड़े पर ठहरी रहती है और धूप में चमकती है। नवीं किस्त में एक बच्चा आता है। वो बूंद को देखता है। वो इसे अपनी उंगली पर उठाता है। बूंद कहती है, तुमने मुझे पहचान लिया। बच्चा कहता है, तुम वो बूंद हो जो पत्थरों को तर करती है। बूंद कहती है, हाँ, और अब मैं तुम्हारी आंखों में हूं। 10वीं किस्त ड्रामे की आखिरी किस्त है। बूंद बच्चे की आंखों से समंदर देखती है। वो कहती है, मैंने समंदर देख लिया और वो मेरे अंदर है। बूंदों ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी। लोगों ने इसे देखा, इसे सराहा, इसे याद रखा। बूंद को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। संग को बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड मिला। ज़रीफ को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला। साइमा को बेहतरीन आवाज का अवार्ड मिला। बूंद ने इनाम लेते हुए कहा, ये ड्रामा उन पत्थरों का है जो टूट गए, इस पहाड़ का है जो पिघल गया, इस हुआ का है जो चली गई और इस बूंद की है जो रह गई। ये सुनकर पूरे हाल में तालियां बजीं। संग ने कहा, तुमने मुझे पत्थर तोड़ना सिखाया मगर तुमने मुझे पत्थर छूना भी सिखाया। आज मैं पत्थर हूं मगर मैं बूंद हूं। पाकिस्तानी ड्रामों की यही खूबी है। वो बूंद होते हैं जो पत्थरों को तर करते हैं, पहाड़ों को पगैलाती हैं और सहराओं को हरा कर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम चाहे जितने भी सख्त हों, एक बूंद हमें पिघला सकती है। हम चाहे जितने भी बुलंद हों, एक बूंद हमें नीचे ला सकती है। यही है पाकिस्तानी ड्रामों की खूबसूरती। यही है उनकी ताकत। और यही है वो जादू जो हमें बार बार उनकी तरफ खींच लाता है। चाहे वो बूंद हो जा आंख आओ नक्श, हर ड्रामा एक नया पत्थर है, एक नया पहाड़ है, एक नई बारिश है। और जब तक ये ड्रामे बनते रहेंगे, ये बूंदें गिरती रहेंगी, ये पत्थर तर होते रहेंगे, ये पहाड़ पिघलते रहेंगे। क्योंकि ये ड्रामे हमारी पहचान हैं, हमारी सकाफत हैं, हमारा असासा है और हम उन पर फख्र करते हैं। ये कहानी खत्म हुई मगर बूंद नहीं गिरी। वो पत्थर पर ठहरी रहेगी, चमकती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि हम भी बूंद हैं। एक बूंद जो समंदर बन सकती है मगर पत्थर पर रहना चाहती है, क्योंकि पत्थर बूंद को पहचानता है और बूंद पत्थर को। यही है पाकिस्तानी ड्रामों की पहचान। यही है उनकी बूंद, और ये बूंद कभी सूखेगी नहीं। मैं मदद करती है। ये किरदार निजाल ने खुद अदा किया। तीसरा किरदार था कादिर का। कादिर साजिद का वालिद था जो एक मोची था। ये किरदार अदा कर रहे थे ताहिर, जो खुद एक मोची थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी तलखी इस किरदार में डाल दी।
चौथा किरदार था ई सुरैया का। सुरैया साजिद की माँ थी जो इसे कहानियां सुनाती थी। ये किरदार अदा कर रही थी इम्तियाज, जो एक बूढ़ी औरत थी। उनकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ आंसू जानता है। ड्रामे की पहली किस्त में साजिद अपने कमरे में बैठा गाना गा रहा है। इसकी आवाज गलियों में गूंजती है मगर कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी किस्त में अनाया इसे सुनती है। वो इसके पास आती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे गाते हो। साजिद जवाब देता है, मगर सुनने वाले नहीं। तीसरी किस्त में अनाया साजिद को रंग सिखाती है। वो इसे बताती है कि लाल किया है, पीला किया है, नीला किया है। साजिद उन्हें छूता है और समझता है। चौथी किस्त में साजिद के वालिद इसे गाने से मना करते हैं। वो कहते हैं, अंधे गाएगा तो लोग क्या कहेंगे। साजिद कहता है, अंधा गाएगा तो लोग सुनेंगे, देखेंगे नहीं। पांचवीं किस्त में साजिद की मां मर जाती है। साजिद टूट जाता है। वाना इसे संभालती है। वो कहती है, तुम्हारी मां चली गई मगर तुम्हारी आवाज बाकी है। छठी किस्त में साजिद ड्रामा लिखता है। वो रात भर जागता है, लिखता है, मिटाता है, फिर लिखता है। अनाया इसके साथ बैठी है। सातवें किस्त में ड्रामे की शूटिंग शुरू होती है। सानी अपना किरदार निभाता है, निजाल अपना, ताहिर अपना और इम्तियाज अपना। लोग उन्हें देखकर रोते हैं। आठवीं किस्त में ड्रामे की पहली किस्त नशर होती है। लोग देखते हैं और खामोश हो जाते हैं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। नवीं किस्त में ड्रामा मकबूल हो जाता है। लोग साजिद के बारे में बात करते हैं, सानी के बारे में, निजाल के बारे में। 10वीं किस्त में साजिद के वालिद मुआफी मांगते हैं। वो कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें अंधा समझा मगर तुम बीना थे। ये मंजर निहायत जज्बाती था। ताहिर ने इसे ऐसे किया कि लोग रो पड़े। 11वीं किस्त में ड्रामे का क्लाइमेक्स आता है। साजिद अपना पहला कंसर्ट देता है। वो गाता है, तुम पहले ही डूबे हुए हो बेटा। ये सुनकर शक्ल खामोश हो गया। महल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था निजाल। वो एक बेबाक लड़की थी। वो किसी से नहीं डरती थी, किसी के आगे झुकती नहीं थी। इसकी आंखों में वो आग थी जो कभी बुझती नहीं थी। निजाल के वालिद का नाम था रईस। वो एक जमींदार था मगर उसकी जमीनें किसी ने छीन ली थीं। वो अब एक छोटे से घर में रहता था और अपनी बेटी से मोहब्बत करता था। निजाल ने शक्ल को कभी देखा था मगर कभी बात नहीं की थी। एक दिन इसने शक्ल को अपने कमरे में बैठे गाना गाते सुना। वो करीब गई और बोली, तुम गाते हो? शकील ने कहा, हाँ मगर सुनने वाला कोई नहीं। निजाल ने कहा, मैं सुनूंगी। शकील ने गाना गाया, आंखें हैं तो रोशनी किया, मैंने तो अंधेरे में घर बनाया है, तुम देखकर भी नहीं देखते, मैंने देखे बगैर सबको पहचाना है, बढ़िए। वो इसे घर ले आती है। चौथी किस्त में जहांगीर हर्फ को नक्श बनाना सिखाता है। हर्फ सीखता है मगर फिर भी वो नक्शों में हर्फ ढूंढता है। जहांगीर कहता है, नक्श में हर्फ नहीं होते, हर्फों में नक्श होते हैं। 5वीं किस्त में हर्फ की मां मर जाती है। वो टूट जाता है। नक्श फातिमा इसे संभालती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। 6ठी किस्त में जहांगीर ड्रामा लिखता है। वो पहली बार बोलता है, मैंने अपनी बेटी के बारे में लिखा है, अपने शागिर्द के बारे में और अपने बारे में। 7वीं किस्त में ड्रामे की शूटिंग शुरू होती है। नक्श फातिमा अपना किरदार निभाती है, हर्फ अपना और जहांगीर अपना। लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं। 8वीं किस्त में ड्रामे की पहली किस्त नशर होती है। लोग देखते हैं और खामोश हो जाते हैं। वो अपने आप को देखते हैं। 9वीं किस्त में ड्रामा मकबूल हो जाता है। लोग नक्श फातिमा और हर्फ के बारे में बात करते हैं। 10वीं किस्त में जहांगीर अपनी पहली गुफ्तगू करता है। वो कहता है, मैंने अपनी बीवी को खो दिया था, इसके बाद मैं बोलना भूल गया था। आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बोलना सिखाया। आखिरी किस्त में ड्रामे का इख्तिताम होता है। नक्श फातिमा और हर्फ एक हो जाते हैं। जहांगीर उन्हें देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है, नक्श और हर्फ एक हैं, जैसे मैं और मेरी बेटी, जैसे मैं और मेरा शागिर्द, जैसे ये दीवारें और ये नक्श। ये ड्रामा पाकिस्तान में तारीख बन गया। लोगों ने इसे देखा, इसे सराहा, इसे याद रखा। नक्श फातिमा को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला।
हर्फ को बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड मिला। जहांगीर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नक्श फातिमा ने इनाम लेते हुए कहा, ये ड्रामा मेरे वालिद के नक्शों से बना है, मेरे दोस्त के हरफों से बना है और इस शहर की कहानियों से बना है जो कभी नहीं मुड़त। ये सुनकर पूरे हाल में तालियां बजीं। पाकिस्तानी ड्रामों की यही खूबी है, वो नक्श होते हैं जो दीवारों पर बनते हैं मगर कभी मिटते नहीं। वो हर्फ होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं मगर समंदर में नहीं डूबते। वो हमें बताते हैं कि हर नक्श एक कहानी है, हर हर्फ एक बात है और हर इंसान एक ड्रामा है। हमें बस इसे पढ़ना आना चाहिए। और जब तक ये ड्रामे बनते रहेंगे, ये नक्श बनाते रहेंगे, ये हर्फ लिखते रहेंगे, तब तक पाकिस्तानी टेलीविजन जिंदा रहेगा। क्योंकि ये ड्रामे हमारी पहचान हैं, हमारी सकाफत हैं, हमारा असासा है और हम उन पर फख्र करते हैं। ये कहानी खत्म हुई मगर नक्श नहीं मिटा। वो दीवारों पर लगा रहेगा और हर रात जिंदा होगा और हम इसे देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और खुद को इसमें ढूंढते रहेंगे, क्योंकि हम भी तो नक्श हैं। इस शहर के नक्श, इस दीवार के नक्श, इस कहानी के नक्श, और हम कभी नहीं मिटेंगे। नक्श फातिमा ने कहा, तुम वापस क्यों नहीं आते? हर्फ ने कहा, मैं आऊंगा मगर पहले ये हर्फ खत्म करूं।